हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन मस्ती में। देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल साइट पे अपना जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है। क्वेश्चन जो है उसी आधार पे आएगा, अर्थात 1 से 80 तक जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 40 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, हम जो है इस सीरीज में जो है हम लोग अभी पार्ट 1 आज देखेंगे। हम लोग इस सीरीज में लगभग जो है 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इन जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो है आपका बाहर कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। अर्थात फाइनल परीक्षा में जो है सारा का सारा क्वेश्चन लगभग हम आपको इसी सीरीज से दिखाएंगे और इस सीरीज में हम लोग लगभग 500 क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड ने जो है अपने तरफ से 2026 का जो है ऑफिशियल पेपर जारी किया है। देखिए इसमें जो है निर्देश है, निर्देश 1 में जो है कि परीक्षार्थी जो है OMR उत्तर पत्रक में अपना प्रश्न जो है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि 10 अंकों का रहेगा उसको अवश्य लिखे। अर्थात OMR पर जो है अपना प्रश्न पत्रिका क्रमांक अवश्य लिखे। दूसरा में है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने जो है शब्दों में उत्तर दें। 3 नंबर में निर्देश दिया है कि दाहिने और हाशिए ओर जो है क्वेश्चन का जो है अंक पूर्णांक दिए गए हैं, अर्थात निर्दिष्ट करते हैं। 4 नंबर में दिया है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए जो है आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ खंड ए में जो है बोल दिया है कि प्रश्नों की संख्या जो है 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो आइए हम लोग अब मॉडल पेपर 2026 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है होती है क्या? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के कहां बनता है? आगे बनता है। दर्पण के कहां? आगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जो है वास्तविक होगा, एक क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब, और एक क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक जो है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनेगा, इसे जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होगा? उल्टा होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ? दर्पण के पीछे। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। इसे जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण होगा। देखिए ध्यान से, यह जो है आपका जो है आपतित किरण हो जाएगा, यह जो है क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण हो जाएगा, और यह जो है आपका क्या हो जाएगा? देखिए यह जो है आपका क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। और देखिए यह जो है आपका क्या हो जाएगा? आपतन कोण। यह क्या हो जाएगा? आपतन कोण। और यह क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। तो क्या कर रहा है कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो जब यह 30 हुआ तो यह भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण आपका कौन सा है? ये वाला परावर्तित किरण। और आपतित किरण कौन सा है? ये वाला है आपका आपतित किरण। के बीच का कोण, तो के बीच का कोण ये दोनों हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। देखिए यहाँ पर फोटो पर यह जो है आपतित किरण है, यह जो है परावर्तित किरण है, यह जो है क्या है? अभिलंब है। यह हमारा आपतन कोण है, यह हमारा क्या है? परावर्तन कोण। तो यहीं दे दिया है कि यह 30 डिग्री है,
तो यह भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, और दोनों को मिलाकर कितना होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण दोनों मिलाकर कितना होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दर्पण पर आपतित किरण की चाल सी है, एक दर्पण पर जो है आपतित किरण की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितना होगी। तो आपतित किरण की यदि चाल सी है तो परावर्तित किरण की चाल भी हमारा सी ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ध्यान से, जब कोई जो है, जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आती है तो परावर्तित जो है, आपतित के बाद जो है परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के बाद उसका चाल नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, चाल नहीं बदलता है, अर्थात चाल नहीं बदलेगा, तो यह सी चाल से आएगा, तो लौटेगा भी किसी चाल से, सी चाल से। तो एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी चाल से आपतित होगी, तो परावर्तित के बाद प्रकाश की चाल क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। गोलीय दर्पण में जो है, यह जो हमारा गोलीय दर्पण हो गया, अब गोलीय दर्पण में जो है कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार मूल बिंदु को लिया जाता है। तो मूल बिंदु कहाँ पे लिया जाता है, तो मूल बिंदु देखिए यहीं पर लिया जाता है, यहीं जो है कार्तीय चिन्ह परपाटी हो गया, और मूल बिंदु कहाँ पर लिया जाता है, ध्रुव पर। यहीं पर देखिए, देखिए यहीं पर जो है, यहीं से जो है कार्तीय चिन्ह परपाटी लिया जाता है, तो कहाँ पर लिया जाएगा, ध्रुव पर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही, ध्रुव पर। इसे ध्रुव को जो है किससे सूचित किया जाता है, तो पी से सूचित किया जाता है। इसे किस के द्वारा सूचित किया जाता है, पी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, देखिए मान के चलिए कि यह जो है कांच हो गया हमारा, यह क्या हो गया, कांच हो गया, और यह जो है क्या हो गया, यह मान लीजिए कि हमारा हवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवा। तो यह जो है सघन माध्यम हो जाएगा। कांच आप लोग जानबे करते हैं कि हमेशा जो है हवा के अपेक्षा क्या होगा, सघन होगा, और हवा क्या हो जाएगा, विरल। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जाएगी तो उसका चाल क्या हो जाएगा, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो सघन अर्थात घना से विरल मतलब कम घना, सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश की गति तेज हो जाएगी अर्थात बढ़ जाएगी। और जब प्रकाश की किरण उल्टा विरल से यदि सघन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका गति कम हो जाएगा अर्थात घट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण जो है वेग भी बदलता है। देखिए अपवर्तन के कारण जो है वेग भी बदलता है और जो है तरंग दैर्घ्य भी बदलता है। क्या, वेग और तरंग दैर्घ्य, वेग और तरंग दैर्घ्य ये दोनों बदलते रहता है, ये दोनों क्या होता है, बदलते रहता है। जबकि आवृत्ति, जबकि आवृत्ति या उसका रंग, आवृत्ति या उसका रंग यह जो है नहीं बदलता है, यह जो है नहीं बदलता है। तो क्या कह रहा है कि इसमें जो है कौन जो है बदलती रहती है, तो कौन बदलता है, तरंग दैर्घ्य। कौन बदल रहा है यहाँ पे देखिए, तरंग दैर्घ्य बदल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। तो देखिए लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है सूत्र, 1/f, 1/f। तो अब देखिए या फिर एक और सूत्र होता है, यह जो है मीटर में दिया होगा, मीटर में यदि दिया होगा तब 1/f, और फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f। तो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में दिया है तो कौन सा सूत्र लगेगा, 100/f वाला। तो कितना हो जाएगा 100 और बटा में f, फोकस दूरी कितना है 50, कितना है 50, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। और लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक
डायोप्टर। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति कितना होगी? 2 डायोप्टर। लेंस की शक्ति जो है क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f। यदि मीटर में दिया होगा फोकस दूरी तब, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया होगा तो जो है P बराबर 100/f हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तैलीय कागज होता है तो तैलीय कागज या फिर तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप लोग मेरा पहला वीडियो में देखिएगा तो उसमें तैलीय कागज को जो है अच्छा से समझाए हैं हम। तो देखिए इसमें तैलीय कागज होता है क्या? पारभाषक। पारभाषक कहने का मतलब कि तेल लगा हुआ कागज जो है, तेल लगा हुआ कागज वह न तो प्रकाश को पूरी तरह से आर पार करेगा और न ही पूरी तरह से रोक लेगा, अर्थात आंशिक रूप से कुछ पार होने देगा कुछ नहीं पार होने देगा, अर्थात धुंधला टाइप पे दिखाई देगा। तो तैलीय कागज कैसा है? पारभाषक। तैलीय कागज हो गया या फिर घिसा हुआ कांच हो गया, क्या? घिसा हुआ कांच, यह भी कैसा है? यह भी जो है कैसा है? पारभाषक है। क्या है? पारभाषक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की न्यूनतम चाल किस में होती है? प्रकाश की जो है न्यूनतम चाल होती है तो प्रकाश का जो है निर्वात में तो सबसे अधिक चाल होता है, वायु में निर्वात से थोड़ा सा ही कम होता है, जल में कितना होता है? तो देख लीजिए यहाँ पर जो है सभी का जो है चाल दिया हुआ है। तो जल में कितना होता है? तो 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में कितना है? तो कांच में है 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इन सभी में जो है सबसे कम किस में है प्रकाश की चाल? कांच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। किस में? कांच में। किस में हो जाएगा? कांच में। यह जो है हम पहले भी पढ़ाए थे तो हम बताए थे कि ये जो स्लाइड जो है आपको हर हाल में याद होना चाहिए। क्या? हर हाल में जो है याद होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा, कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, जल में प्रकाश की चाल कितना होगा। यह तीनों तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के जो है क्या कर रहा है कि किस भाग में मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग में बनता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब? तो कहाँ पे बनता है? देखिए रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? रेटिना या फिर दृष्टि पटल। रेटिना या फिर दृष्टि पटल। ये देखिए कॉर्निया, कॉर्निया जो है यह भी एक बहुत VBI क्वेश्चन है कि पूछता है कि मानव नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कॉर्निया। कौन सा दान किया जाता है? कॉर्निया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है तो नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग यही कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। और यही कॉर्निया जो है क्या किया जाता है? दान के रूप में दिया जाता है। जिसे कोई बोलेगा कि आंख दान कर दिए तो क्या दान करेगा उस समय? कॉर्निया दान के रूप में दिया जाता है। कौन? कॉर्निया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो बाइफोकल लेंस के द्वारा जो है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन सा जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है? जरा दृष्टि दोष जो है उम्र ढलने के साथ हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में न तो निकट के वस्तु दिखाई देगा न तो दूर की वस्तु दिखाई देगा। तो जो है आप लोग बहुत से जो है ऐसे चश्मा का प्रकार देखे होंगे, ऐसे चश्मा देखे होंगे, इसमें जो है एक नीचे ऐसे लगा होता है तो यही जो है जरा दृष्टि दोष। इसमें जो है दोनों लेंस होता है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस। तो यह क्या हो गया? जरा दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? तो अवतल। कौन सा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल। कौन? उत्तल। अगर नहीं याद होगा तो याद करने का ट्रिक है 2 पर 3, 3 पर 4। देखिए ये 3 अंक का है निकट, 3 अंक का है निकट तो ये 4 अंक वाला होगा कौन? अवतल। और जो है 2 अंक वाला है दूर तो इसका जो है 3 अंक वाला होगा उत्तल।
अर्थात दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल। लेकिन बाइफोकल लेंस कौन सा, तो ज्यादा दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है। तो रॉड कोशिका जो है किसके प्रति संवेदनशील होता है, तो रॉड कोशिका जो है धुंधली रोशनी के प्रति जो है क्या होता है, संवेदनशील होता है। रॉड कोशिका जो है मुख्य रूप से कम रोशनी या मंद प्रकाश के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, कम रोशनी या फिर मंद प्रकाश, कम रोशनी या फिर मंद प्रकाश। तो तेज रोशनी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा रोशनी, धुंधली रोशनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। क्या, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट में जो है संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती है। कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है, संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती है। ब्लाइंड स्पॉट में जो है संवेदनशील कोशिकाएं जो है नहीं होती है। तो संवेदनशील कोशिकाएं कौन सा है, रॉड और कोन्स। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। देखिए अत्यधिक गर्मी से जो है विद्युत फ्यूज जो है अत्यधिक जो है गर्मी से जो है क्या हो जाता है, पिघल जाता है। अत्यधिक गर्मी से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और जो है क्या हो जाएगा, सर्किट से जो है विद्युत धारा क्या प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। और जो है सर्किट से विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, जिससे हमारा उपकरण क्या हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर, तो उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस उपकरण में धन और ऋण आवेश चिन्ह नहीं होता है। तो ए मीटर में तो धन और ऋण आवेश चिन्ह होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन आपका कुंडली में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। यह देखिए हम फोटो भी लगा दिए हैं कुंडली का। यही जो है यह जो है क्या है, यह जो है क्या है, यही जो है क्या है, कुंडली है। क्या है, कुंडली है। और इसमें जो है प्लस और माइनस का चिन्ह क्या होता है, नहीं होता है। इसमें जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, कुंडली। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो देखिए 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। 1 वाट किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकेंड के, जूल प्रति सेकेंड के। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत हीटर के तार कुंडली किसकी बनी होती है। क्या, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तब विद्युत हीटर में जो है ऐसे ऐसे जो है कुंडली होता है। तो विद्युत हीटर में जो है कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। किसकी, नाइक्रोम की। और जो है नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण होता है, तो नाइक्रोम जो है निकेल और किसका, क्रोमियम का। निकेल और क्रोमियम का जो है क्या होता है, नाइक्रोम मिश्रण होता है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। नाइक्रोम किसका, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। और पूछ देगा कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की ये तो क्षमता हो गया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन कार्य करने की जो है दर को क्या कहेंगे, तो कार्य करने की दर को हम लोग कहेंगे शक्ति। क्या कहेंगे हम लोग, शक्ति। तो कार्य करने की जो है दर को क्या कहेंगे, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेड ने किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। और इन्होंने कब किए थे, तो 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है, तो ऑस्ट्रेड ने। कब, 1820 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो है काल्पनिक होती है। क्या होती है? देखिए चुंबकीय बल रेखा जो है, यह मान लीजिए साउथ पोल, यह नॉर्थ पोल, तो चुंबकीय बल रेखा की जो है प्रवृत्ति कैसी होती है? यह जो है कैसी होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है। चुंबकीय जो है ये रेखाएं काल्पनिक होती है और वक्राकार होती है। काल्पनिक होती है और कैसा होती है? वक्राकार। कैसा होता है? वक्राकार। और क्या कह रहा है कि दूसरे को, यह जो है, यह काल्पनिक रेखा जो है, यह चुंबकीय बल की प्रकृति, रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक। यह जो है रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी जो है एक दूसरे को क्या करती है? काटती नहीं है। देखिए यह जो है कभी भी एक दूसरे को क्या करेगी? काटती नहीं है। तो यह कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा? काल्पनिक रेखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने अर्थात विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? जेनरेटर। जेनरेटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र या जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ए मीटर क्या करता है? तो ए मीटर जो है परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है ए मीटर? विद्युत धारा को, परिपथ में विद्युत धारा को क्या करता है? मापता है। मापता है। परिपथ में क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाता है। क्या करता है? गैल्वेनोमीटर छोटी विद्युत धाराओं का पता लगाता है। मोटर क्या करता है? तो मोटर जो है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? मोटर। कौन? मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कौन? मोटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि लघु पथन के समय क्या होता है? लघु पथन के समय, लघु पथन के समय प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध पूछ रहा है। लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो लघु पथन या फिर शॉर्ट सर्किट, दोनों एक ही कहते हैं। लघु पथन या फिर शॉर्ट सर्किट। तो लघु पथन या फिर जब शॉर्ट सर्किट होगा उस समय प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जब लघु पथन या शॉर्ट सर्किट होगा उस समय प्रतिरोध जो है बहुत ही कम, लगभग किसके बराबर? शून्य के बराबर हो जाएगा। और उस समय जो है विद्युत धारा जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा, देखिए ध्यान से, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो है विद्युत धारा क्या हो जाएगा? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है आग लग जाता है। उसी को हम लोग, सब उपकरण जो है जल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के समय प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन पूछ देगा कि उस समय विद्युत धारा क्या होगा? तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध पूछा है तो बहुत ही कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा हम लोग जो है यूरेनियम से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। यूरेनियम जो है U-235 के जो है विघटन से जो है नाभिकीय विखंडन से जो है क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर में क्या है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये तो सब लोग जानता है, प्रकृति में जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन नंबर बी सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या हो जाता है? जल हो जाता है। जिसे आप लोग सुने होंगे हाइड्रोमीटर। क्या? देखिए हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रो का मतलब क्या है? जल। मीटर का मतलब क्या है? जिससे मापते हैं। तो जल के घनत्व को कौन मापता है? हाइड्रोमीटर। या फिर आप लोग सुने होंगे हाइड्रो पावर प्लांट। क्या? हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या है? तो जहां जो है हाइड्रो मतलब जल, पावर मतलब, पावर प्लांट मतलब जहां बिजली उत्पन्न हो। तो जहां जल से बिजली उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो का जो है किसका अर्थ होता है? जल का। तो जल का अर्थ क्या होता है? हाइड्रो। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो देखिए ध्यान से, सोडियम जो है यह जो है कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा, मैग्नीशियम तो यह तो होगा नहीं, मैग्नीशियम जो है कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा, यह भी नहीं होगा। आयरन जो है यह सिल्वर को जो है विस्थापित नहीं करेगा, तो यह भी नहीं होगा। लेकिन जो है एजी क्या है, चांदी, यह जो है कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, यह जो है कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। मतलब यह जो है एकल क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए ध्यान से, AgNO3 प्लस में क्या, कॉपर, यह दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस में क्या करेगा, इसको जो है क्या करेगा, Ag को विस्थापित कर देगा। तो यह क्या हो गया, यह जो है एकल विस्थापन हो गया, यह जो है क्या हो गया, एकल विस्थापन हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के अभिक्रिया है। तो साग सब्जी जो है विघटित होकर, साग सब्जी को जो है एक प्लास्टिक में बांध के पूरा रख दीजिए और देखिए वो जब वो सड़ गल जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा, तो उसमें से उष्मा क्या होता है, निकलने लगता है, हल्का हल्का उसमें से उष्मा गर्माहट टाइप पे महसूस होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जियों का जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया कहने का मतलब कि किसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दहन, दहन में तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है न जलता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिलेगा तब जाके दहन होगा। श्वसन, श्वसन में भी जो है ऑक्सीजन का आवश्यकता होता है। भोजन के पचना, भोजन के पचने में भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अवक्षेपण, अवक्षेपण में जो है किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यह तो बहुत भी यही क्वेश्चन है। ग्लूकोज का तो रासायनिक सूत्र आपको याद ही होना चाहिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6, C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का। और देखिए एक जो है ऑप्शन नंबर ए जो है C2H5OH, ये किसका है, तो C2H5OH यह जो है इथेनॉल का है। किसका है, इथेनॉल, या फिर इसी को क्या कहते हैं, एथिल अल्कोहल, इसी को या फिर क्या कहेंगे हम लोग, एथिल अल्कोहल, क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित समीकरण देखना है तो पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन उठा लेते हैं, 2H2 प्लस में O2 मिलके क्या हो जाएगा, 2H2O। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन कय गो, दो दूनी के 4 गो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना, दो दूनी के 4 गो, यहाँ ऑक्सीजन कय गो, 2 गो, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कय गो, 2 गो। इसका मतलब कि यह जो है क्या है, संतुलित समीकरण है। लेकिन यहाँ तो नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला जो है कि 2, अगला क्या है 2KClO3, यह जो है 2KCl प्लस में 3O2। अब देखिए इसमें जो है कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, 2, तो इसमें भी पोटेशियम कितना है, 2। इसमें जो है Cl, क्लोरीन कय गो है, 2 गो, इसमें भी क्लोरीन कितना है, 2 गो। इसमें ऑक्सीजन कय गो है, 3 दूनी के 6 गो, तो इसमें भी ऑक्सीजन कितना, 3 दूनी के 6 गो, मतलब ये भी संतुलित है, यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला क्या है कि H2, अगला क्या है H2 प्लस में Cl2 मिल के ये 2HCl। तो इसमें भी देखिए, तो इसमें भी देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ क्लोरीन 2 गो, तो यहाँ पर भी क्लोरीन कय गो, 2 गो, तो ये भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन, डी। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है देखिए कि PbNO3 का होल ट्वाइस, यह मिलके क्या बनाएगा, PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। अब देखिए इसमें देखते हैं, तो इसमें Pb 1 है, तो यहाँ पर भी Pb 1 है, यहाँ पर जो है
ऑक्सीजन कितना है, तो 3 गो और 3 दूनी के 6 गो। तो इधर ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 1 गो और 2, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2, तो 2 2 4 1 5 गो, टोटल 5 ऑक्सीजन हुआ। लेकिन यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 6 गो, मतलब यही समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो कोई भी विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कौन सा विलयन करेगा। तो देखिए इसको याद करने का ट्रिक है एगो, छोलनी। छोलनी, छो से मतलब छार, ल से लाल और नी से नीला। क्या कहता है कि छार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और यही तो पूछ रहा है कि कौन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला, तो कौन करेगा, छार। क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। और छार का जो है क्या पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। कितना होता है, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक पीएच मान कौन सा है, तो 11 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। यहीं अगर पूछ देगा कि अम्ल, तो अम्ल के लिए हम लोग अनिल याद करते हैं। क्या याद करते हैं, अनिल। अनिल में देखिए, अनिल में जो है अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और छोलनी में छार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यशद पुष्प क्या है। क्या, यशद पुष्प क्या है। तो यशद पुष्प जो है जिंक ऑक्साइड है, ZnO। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। इसी को हम लोग यशद पुष्प या फिर क्या कहते हैं, फिलोस्पर बुल कहते हैं। क्या, फिलोस्पर बुल, फिलोस्पर बुल। तो इसी को हम लोग जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहें या फिर फिलोस्पर बुल कहें। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैस चूने पानी को जो है दुधिया कर देता है। तो निम्नलिखित में से, यह तो बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, अब तक बहुत बार पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गैस जो है चूने के पानी को क्या कर देता है, दुधिया कर देता है। तो कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए चूने पानी CaOH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस, अब प्लस में इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे तो जो है बन जाएगा CaCO3 प्लस में H2O। यह जो है चूने के पानी को कैसा कर देगा, दूधिया कर देगा। कैसा कर देगा, दूधिया कर देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या, फॉर्मिक अम्ल। क्या जानते हैं, फॉर्मिक अम्ल। क्या जानते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो जो है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, तो चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल या फिर कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH। तो मधुमक्खी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल, इसी को जो है कहते हैं, और सूत्र हो जाएगा HCOOH। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह जो है अति VVI क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जो है बहुत बार तो सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि CaSO4 का जो है सूत्र बताएं, तो CaSO4 का जो है थी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताएं, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोगों को लिखें, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग क्या हो जाएगा, खिलौना बनाने में। किस में बनाने में, खिलौना बनाने में। और जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या प्लास्टर करने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। और जो है क्या हो जाएगा, मूर्ति बनाने में। क्या, मूर्ति बनाने में। और भी बहुत सारा हो जाएगा कि किसी भी सतह को चिकना करने में, फटे हुए छत के दरार को भरने में, यह सभी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। देखिए ध्यान से, क्लास 10 के लिए जो है
क्लास 10 के लिए जो है यह सभी जो है बहुत ही ज़्यादा सूत्र VBI है। साधारण नमक का NCl, यह जो है आप लोगों को हर हाल में याद होना चाहिए। तो जो है साधारण नमक का NCl, बेकिंग सोडा का NaHCO3, धोवन सोडा का NO2CO3 इंटू 10H2O, कास्टिक सोडा का NaOH, सुहागा का Na2B4O7 इंटू 10H2O, फिटकिरी का K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल थोराइस इंटू 24H2O, लाल दवा का MnO4, कास्टिक पोटास के KOH, सोरा का KNO3, विरंजक चूर्ण का CaOClCl, चूने पानी का, यह तो है जो बहुत बार पूछा हुआ है, चूने पानी का CaOH के होल ट्वाइस। जिप्सम का देखिए ध्यान से, जिप्सम का जो है, जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अब वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4 इंटू, इसमें से 1.5 अणु पानी को उड़ा दिया जाता है अर्थात हाफ H2O। तो यह दोनों जो है VBI है। चौक या फिर खड़िया का होगा CaCO3। तो यह जो है पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अम्ल प्लस क्षार, देखिए अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण प्लस में क्या, जल, लवण प्लस में जल। जैसे देख लीजिए HCl प्लस में क्षार NaOH, यह जो है आपस में अभिक्रिया करके लवण NaCl प्लस में जल क्या होगा H2O। तो इसे जो है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हम बता दें कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, तो सब फास्फोरस में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए पी, सबसे पहले जो है ऑप्शन नंबर ए हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो है परमाणु संख्या कितना होगा, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। तो इसका जो है संयोजकता निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2, 8 और 4, 2, 8 और 4। यहीं अल्मुनियम का निकालेंगे तो अल्मुनियम 13, 2, 8 और कितना हो जाएगा 3। फास्फोरस पी का कितना हो जाएगा, पी का जो है 15 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 2, 8 और कितना हो जाएगा 5। यहीं अगर सोडियम का निकाले हम तो कितना हो जाएगा 2, 8 और कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ध्यान से, यह जो है बाहरी कक्षा में जो यह जो है बाह्यतम जो है कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यह जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो अंदर वाला जो है, जो अंदर वाला है इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसका, तो सबसे अधिक जो है P15 का, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हमारा फास्फोरस, राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट जो है कॉपर का अयस्क है, किसका, कॉपर का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले स्लाइड में हम लगा दिए हैं यहाँ पर कि कौन कौन जो है, कौन कौन जो है किसका किसका अयस्क है। यह जो है यह भी जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। डीके देखिए ध्यान से, आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डीके एजुकेशन मस्ती चैनल। देखिए एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का किसका किसका, बॉक्साइड, क्रोनोलाइट, कुरंडम। लोहा का अयस्क मैग्नेटाइड, हेमेटाइट, सीडेराइट। जस्ता का अयस्क क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलेमाइन। सीसा का गैलेना, गैलेना तो बहुत बार यह जो है बहुत VBI है। पारा का सिनेबार, चांदी का अर्जेंटाइड, नेटिव सिल्वर। टीन का केसिटेराइड। तो यह सब जो है याद कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जी हाँ, आप लोग इस पर जो है बने रहिए इस चैनल पे, क्योंकि हम जो है 500 प्लस जो है इसमें जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है। कितना, 500 प्लस। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में जो है इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी स्लाइड से पूछेगा। तो थैंक यू दोस्तों, लव यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।